हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था रणथंभौर अभियान के बारे में। उसी के आगे आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे चित्तौड़ के अभियान के बारे में। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का विस्तृत विवरण यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में देखेंगे। ये चित्तौड़ अभियान देखेंगे, फिर इसके बाद मालवा देखेंगे, जालौर देखेंगे। ऐसे दक्षिण में भी कई सारे अभियान किए थे जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चित्तौड़ अभियान। अलाउद्दीन ने 1303 में चित्तौड़ को जीतकर इसका नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा था। कई बार पूछा जाता है चित्तौड़ का अभियान कब हुआ था? 1303 में। अलाउद्दीन ने जब इसको जीता तो इसका नाम बदल के क्या रख दिया? खिजराबाद, अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर। चित्तौड़ को इससे पूर्व किसी सुल्तान ने नहीं जीता था, इसको भी याद रखिए। चित्तौड़ को इससे पूर्व किसी सुल्तान ने नहीं जीता था और जब अलाउद्दीन खिलजी जीतता है तो इसका नाम बदलकर खिजराबाद रख देता है अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर। एक चीज़ और पूछा जाता है, इस चित्तौड़ अभियान में अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो चित्तौड़ अभियान में हिस्सा लिया था। अमीर खुसरो की एक रचना है खजाइन उल फुतूह, इसमें चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में भी गया था। प्रमुख सेना नायक गोरा व बादल राणा रतन सिंह के दो प्रसिद्ध सेना नायक थे। नाम याद रखिएगा, गोरा और बादल। आपने एक पद्मावत मूवी देखी होगी तो वहाँ पे जो है इन सैनिकों को दिखाया जाता है, गोरा को। तो गोरा व बादल ये राणा रतन सिंह के दो प्रसिद्ध सेना नायक थे। अमीर खुसरो हिंदी में कविता लिखने वाला प्रथम मुस्लिम कवि था। अमीर खुसरो हिंदी में कविता लिखने वाला प्रथम मुस्लिम कवि था। फिर यहाँ देखिए साहित्यिक वर्णन। अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतूह में पद्मिनी का प्रकरण भी वर्णन किया है। 16वीं सदी की एक रचना है पद्मावत, जिसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। इसमें पद्मिनी का कथानक खजाइन उल फुतूह से लिया गया। तो एक खजाइन उल फुतूह जो है ये अमीर खुसरो की रचना है और ये जो पद्मावत लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, तो ये जो पद्मावत की जो कथा है खजाइन उल फुतूह से ही लिया गया था। चित्तौड़ में रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था, आपको पता ही होगा। जब चित्तौड़ के जो शासक थे राणा रतन सिंह मारे जाते हैं तो पद्मिनी ने, जो वहाँ की महारानी थी, उन्होंने बहुत सारी महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था। जौहर का उल्लेख खुसरो ने नहीं किया है। जौहर मतलब आत्मदाह कर लिया था, यानी आग में जलकर मर गए थे। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन एवं पद्मिनी का उल्लेख सुलेमान एवं सेवा नाम से किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये अपने ग्रंथों में, ये देखिए, अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन एवं पद्मिनी का उल्लेख सुलेमान एवं सेवा नाम से करता है। 1459 में दामोदर कवि ने पद्मावती कथा एवं 1623 में जाटमल ने गोरा बादल कथा लिखी थी, तो ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं मालवा अभियान। मालवा विजय 1305 में मालवा अभियान हुआ और सेनापति कौन था? आइन उल मुल्क। अलाउद्दीन का सेनापति कौन था? आइन उल मुल्क। अब मालवा यानी मांडू को जीतना था, मध्य प्रदेश का जो था, और शासक यहाँ का महलक देव था। मालवा का शासक कौन था? महलक देव। महलक देव नाम याद रखिए। यहाँ पर 1305 में आक्रमण किया गया, शासक महलक देव था। अलाउद्दीन का सेनापति आइन उल मुल्क था और मुख्य सेनापति जो मालवा का मुख्य सेनापति था वो था हरनंद कोका। रणनीतिक महत्व इसका क्या है मालवा का? मालवा की विजय ने दिल्ली सल्तनत को मध्य भारत में एक मजबूत स्थिति प्रदान की। यह क्षेत्र व्यापारिक मार्गों और कृषि संपदा के लिए महत्वपूर्ण था। साम्राज्य की सीमाएं।
अलाउद्दीन के समय सल्तनत की सीमा व्यास नदी से बढ़कर सिंधु नदी तक फैल गई। यह विस्तार दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मालवा अभियान अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति का एक महत्वपूर्ण अंग था। इस विजय ने न केवल सल्तनत के भौगोलिक विस्तार में योगदान दिया, बल्कि इसने दक्षिण की ओर अधिक विस्तार के लिए मार्ग भी प्रस्तुत किया। ठीक है, तो दक्षिण में जाने का एक रास्ता भी खुल गया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पे आक्रमण कर लिया, तो मालवा पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो दक्षिण में जाने का रास्ता भी आसान हो गया, यानी खुल गया। मालवा का समृद्ध क्षेत्र होना सल्तनत के आर्थिक संसाधनों में महत्वपूर्ण वृद्धि का कारण बना। मांडू का किला एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान था, जिसने दिल्ली को मध्य और दक्षिण भारत में अपनी सैन्य उपस्थिति मजबूत करने में मदद की। अब जालोर अभियान देखते हैं। प्रथम सेना भेजी गई जालोर के शासक कान्हड़ देव थे। ये याद रखिएगा, जालोर के शासक कौन थे? कान्हड़ देव। इनके विरुद्ध सेना भेजी अलाउद्दीन खिलजी ने। एक नौकरानी थी अलाउद्दीन खिलजी की, गुले बिहिश्त, उसके नेतृत्व में इन्होंने प्रथम सेना भेजी। फिर द्वितीय सेना किसके नेतृत्व में? कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में भेजी गई। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी दूसरी सेना किसके नेतृत्व में भेजी? कमालुद्दीन गुर्ग। जालौर विजय का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग था, तो यानी कमालुद्दीन गुर्ग जो है वो जालौर को जीत लेता है। कमालुद्दीन गुर्ग का जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। गुर्ग का अर्थ है भेड़िया। कमालुद्दीन गुर्ग ने 1315 में, ये जो जालौर अभियान है 1311 के आसपास का है, और कमालुद्दीन गुर्ग 1315 में गुजरात में विद्रोह का दमन करते हुए मारा जाता है। जालौर, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर जीतकर इसका नाम जलालाबाद रख दिया। तो ये भी याद रखिएगा, जालौर को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? इसका नाम जलालाबाद रख दिया। फिर सिवाना, यह जालौर दुर्ग का प्रवेश द्वार था। यहाँ कमालुद्दीन गुर्ग को सूबेदार बनाया। सिवाना का नाम खैराबाद रखा गया। सिवाना अभियान में सेना का नेतृत्व कमालुद्दीन गुर्ग ने किया था। तो सिवाना जो है ये भी जालौर के आसपास ही क्षेत्र था, और इसको भी कमालुद्दीन गुर्ग ने जीत लिया और इसका नाम बदलकर खैराबाद रखा गया। अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों के बारे में देखते हैं। अभी तक जो मैंने बताया ये उत्तर भारत के अभियान थे, उत्तर और पश्चिम। अब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण में विस्तार करेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के राज्यों को सीधे साम्राज्य में न मिलाकर उनसे अधीनता ही स्वीकार करवाई एवं राजस्व लिया। दक्षिण में उसने अधिराजत्व की नीति अपनाई, ना कि प्रभु सत्ता की। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान किया, तो दक्षिण अभियानों का उद्देश्य क्या था? सिर्फ और सिर्फ अधीनता स्वीकार करवाना और उनसे राजस्व वसूलना। यानी वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं स्थापित किया। जैसे उत्तर के राज्यों पर देखा जाए तो प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, लेकिन दक्षिण के राज्यों से इन्होंने सिर्फ क्या किया? उनकी अधीनता स्वीकार करवाई और उनसे जो है राजस्व वसूल किया, टैक्स वसूल किया। प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो था वो विंध्याचल को पार करने वाला प्रथम सुल्तान था। कई बार पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी विंध्याचल को पार करने वाला प्रथम सुल्तान था। अलाउद्दीन ने 1292 में जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में मालवा पर आक्रमण कर भिलसा को जीता था। ऐतिहासिक वर्णन, अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियानों का वर्णन अमीर खुसरो ने खजाइनुल फुतूह में किया है। बार बार ये शब्द आ रहा है, इस बुक का नाम आ रहा है, तो इसको याद रखिएगा। खजाइनुल फुतूह जो है ये किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है, और इसमें अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का उल्लेख किया है, यानी उनके सारे अभियानों का वर्णन किया है। बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही में दक्षिण अभियानों का उल्लेख विस्तार से किया है। दक्षिण में मलिक काफूर के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजे गए, यानी दक्षिण में जितने भी सैनिक अभियान हुए उसका नेतृत्व कौन किया? मलिक काफूर। ये गुजरात अभियान के समय में मिला था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। दक्षिण अभियान का सर्वाधिक आधिकारिक वर्णन अमीर खुसरो का है, और इस समय दक्षिण में 4 प्रमुख राज्य थे। कौन कौन से थे आगे देखते हैं हम लोग।
दक्षिण के 4 प्रमुख राज्य, सबसे पहले देवगिरी के यादव थे। यहाँ का शासक कौन था? रामचंद्र देव। ठीक है, देवगिरी में यादव वंश का शासन था और यहाँ का शासक था रामचंद्र देव। फिर तेलंगाना यानी वारंगल में काकतीय वंश का शासन था और यहाँ का शासक था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। फिर द्वार समुद्र में होयसल वंश का शासन था, वीर बल्लाल तृतीय यहाँ का शासक था। फिर मदुरा के पांड, यहाँ पर वीर पांड्य शासन कर रहे थे। तो ये 4 राज्य थे दक्षिण में, देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरा। तो यहाँ पे कौन कौन से वंश थे ये भी देख लीजिए, कौन कौन से शासक थे ये भी देख लीजिए। देवगिरी में यादव, शासक रामचंद्र देव। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। वारंगल, ये जो वारंगल है ये इस समय तेलंगाना के आसपास स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर 1303 ईस्वी में प्रथम आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन ने 1303 में दक्षिण का पहला आक्रमण वारंगल पर मलिक छज्जू के नेतृत्व में किया। ठीक है, याद रखिए, ये जो वारंगल है इस पर पहला आक्रमण 1303 में हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ? तो मलिक छज्जू के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने यह आक्रमण किया था। किंतु तेलंगाना का जो शासक था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, यानी काकतीय वंश का जो शासक था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, इसने मलिक छज्जू को पराजित कर दिया और प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को मुस्लिम इतिहासकारों ने लाहर देव कहा। ये जो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय है काकतीय वंश का था, काकतीय। ठीक है, और इसने जो है मलिक छज्जू को पराजित कर दिया। इतिहासकारों ने प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को लाहर देव कहा है। फिर ये तो पहला आक्रमण था और ये याद रखिएगा, ये पहला आक्रमण जो है काकतीय वंश की सेना जीत जाती है और अलाउद्दीन खिलजी की सेना ये युद्ध हार जाती है। अब जो दूसरा आक्रमण होता है 1308 ईस्वी में होता है। 1308 में वारंगल यानी तेलंगाना पर दूसरे आक्रमण में मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को पराजित कर दिया और प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था। ये चीज़ याद रखिए। प्रथम अभियान 1303 में हुआ वारंगल का, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना पराजित होती है और नेतृत्व कौन करता है अलाउद्दीन खिलजी की सेना का? मलिक छज्जू, जो कि हार जाता है। और दूसरा अभियान 1308 में होता है और इस सेना का नेतृत्व किया मलिक काफूर ने। हालांकि ये युद्ध मलिक काफूर जीत जाता है। वारंगल के प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने अपनी सोने की मूर्ति बनाकर उसमें कोहिनूर हीरे की माला डालकर मलिक काफूर को दी और अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर नियमित वार्षिक कर देने का वादा किया, यानी टैक्स देने के लिए मान गया। वारंगल के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी अलाउद्दीन खिलजी की। और कैसे स्वीकार की? एक सोने की मूर्ति बनवाई अपनी और उसमें कोहिनूर हीरे की माला बनवाकर डाल दिया और मलिक काफूर को दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता इस प्रकार इसने स्वीकार की और टैक्स देना स्वीकार कर लिया कि नियमित रूप से हम टैक्स देते रहेंगे। तो वारंगल का अभियान हो गया। अब देवगिरी का अभियान देखते हैं। देवगिरी में पहला आक्रमण जो हुआ ये 1306 और 7 ईस्वी में हुआ पहला आक्रमण देवगिरी पर। यहाँ का शासक यादव वंश का था, रामचंद्र देव। 1306-7 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर दक्षिण का पहला सफल आक्रमण किया मलिक काफूर के नेतृत्व में। देवगिरी का जो शासक था रामचंद्र देव, इसने अलाउद्दीन को एलिचपुर की आय भेजने का वचन दिया। मतलब इसने भी अधीनता स्वीकार कर ली और एक क्षेत्र का राजस्व देने का वादा किया जिसको एलिचपुर बोलते हैं। ये उस समय देवगिरी के आसपास का क्षेत्र था एलिचपुर। यहाँ का टैक्स देने का वादा किया। रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी से वादा किया कि यहाँ का टैक्स आप ले लीजिए और हमारे राज्य को छोड़ दीजिए। रामचंद्र देव मलिक काफूर के साथ अलाउद्दीन से मिलने दिल्ली आया। ठीक है, ये जो रामचंद्र देव था ये मलिक काफूर के साथ कहाँ चला जाता है? दिल्ली चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी से मिलने।
अलाउद्दीन खिलजी बहुत प्रसन्न होता है और इसके साथ अच्छे से व्यवहार करता है, राय रायन की उपाधि देता है, चंदोबा देकर सम्मानित किया, यानी कि जो उपहार वगैरह होता है वो देकर सम्मानित किया। नवसारी का जिला भी देवगिरी में शामिल कर दिया। कहने का मतलब रामचंद्र देव जब अधीनता स्वीकार कर लेता है तो इससे जो है अलाउद्दीन खिलजी प्रसन्न होता है और वो इसको उपहार देता है, राय रायन की उपाधि देता है, जागीर वगैरह भी देता है। फिर 1313 में द्वितीय आक्रमण होता है, क्योंकि बीच में क्या हुआ कि टैक्स देना बंद कर देता है, यानी जो रामचंद्र देव रहता है वो टैक्स देना बंद कर देता है। रामचंद्र देव का जो पुत्र रहता है शंकर देव, वो जो है जब तक रामचंद्र जीवित रहता है तब तक तो टैक्स देता है, लेकिन जब रामचंद्र देव की मृत्यु हो जाती है उसका पुत्र शंकर देव बनता है तो टैक्स देना बंद कर देता है। इससे अलाउद्दीन खिलजी फिर से जो है आक्रमण करता है 1313 में। वही यहाँ पे लिखा है द्वितीय आक्रमण। अलाउद्दीन ने 1313 में देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया तथा रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव, कहीं कहीं सिंघल देव मिलता है, को परास्त करके मार डाला और हरपाल देव को गद्दी पर बैठाया। हरपाल देव को, यानी शंकर देव जो थे या सिंघल देव थे वो मारे जा चुके हैं, हरपाल देव आ चुके हैं। तो वारंगल हो गया, देवगिरी हो गया, अब होयसल बचा। होयसल में 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयसल राज पर आक्रमण किया। यहाँ का शासक बीर बल्लाल तृतीया था। इसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। बल्लाल तृतीया ने मदुरा विजय के समय अलाउद्दीन को सहायता भी दी और पांड्य राज्य की राजधानी बीरधूल थी। बीर बल्लाल तृतीया ने ही अलाउद्दीन को माबर प्रदेश यानी पांड्य के मार्ग की जानकारी दी थी। तो मैंने बताया था 4 राज्य थे दक्षिण में, वारंगल, देवगिरी, होयसल और पांडराज। तो वारंगल को जीत ही लिया, देवगिरी अभी मैंने पढ़ाया, फिर होयसल के जो शासक बीर बल्लाल तृतीय हैं तो अधीनता स्वीकार कर ही लेते हैं। साथ ही साथ ये पांड्य जो चौथा राज्य था वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी अलाउद्दीन खिलजी को बताते हैं। बीर बल्लाल तृतीय काफूर के साथ दिल्ली भी गया था। अब पांड्य के बारे में देखते हैं। पांड्य 1311 में मदुरा के पांड्य यानी माबर इसको बोलते हैं, पांड्य को क्या बोलते हैं, माबर, यहाँ पर आक्रमण किया गया। यहाँ 2 भाई थे, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। इन दोनों के बीच गद्दी को लेकर विवाद चल रहा था कि भाई मदुरा का शासक कौन बनेगा। तो सुंदर पांड्य ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी से संपर्क किया और वीर पांड्य के खिलाफ मदद मांग ली। अलाउद्दीन खिलजी इसी के ताक में बैठा था, उसने तुरंत सुंदर पांड्य की मदद कर दी और युद्ध हो गया। आर्थिक सफलता कहा जाता है। काफूर ने मदुरा पर आक्रमण कर काफ़ी धन लूटा और रामेश्वरम के मंदिर को भी नष्ट कर वहां मस्जिद बनवाई। धन की दृष्टि से पांड्य राज्य पर किया गया आक्रमण सर्वाधिक सफल रहा, यानी यहाँ से बहुत ज़्यादा धन मिला मलिक काफूर को मदुरा से। राजनीतिक असफलता, पांड्य राजाओं ने ना तो अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की और ना ही टैक्स दिया। इस प्रकार मदुरा के खिलाफ सैन्य अभियान राजनीतिक दृष्टि से असफल रहा, हालांकि आर्थिक दृष्टि से सफल रहा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं और इसके आगे हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।